प्रिय छात्रों, मैं रामपाल मीणा से आचार्य इतिहास LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का मेरा व्याख्यान है BA पार्ट 3 पेपर 2 आधुनिक विश्व के इतिहास पर। टॉपिक का नाम है 1911 की चीनी क्रांति। आज मैं इस क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के रूप में भारत और उसका पड़ोसी देश चीन विश्व इतिहास के गौरवमय अध्याय है। चीन ने वैदेशिक प्रभाव से बचने का प्रयत्न किया और काफी समय तक विश्व से यह कटा हुआ सा रहा, लेकिन पिछली 3-4 शताब्दियों में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यूरोप बहुत बदल चुका था। जब यूरोपवासियों का चीन में प्रवेश हुआ तो चीन में आधुनिक विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। नई शोधों अनुसंधानों ने उन्नत तकनीक को जन्म दिया। पश्चिम में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कलेवर बदल गया था। एशिया की महान सभ्यताएं अभी अपने अतीत में डूबी हुई थी और यूरोप की गतिविधियों से अनभिज्ञ थी। यही चीनी सभ्यता के साथ था। जहाँ तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है, यूं तो 1275 ईस्वी में वेनिस का यात्री मार्को पोलो चीन के दरबार में पहुंचा और 17 वर्ष तक चीन में रहा। 16वीं-17वीं शताब्दी में पुर्तगाली, स्पेनवासी, डच और अंग्रेज चीन में आए, परंतु उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद भी यूरोपीय शक्तियां चीन में डटी रही। 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी शक्तियां चीन में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अधिक प्रयास करने लगी। अंग्रेजों ने चीनियों को अफीम की लत लगाई और अपने भारतीय उपनिवेश से चीन में उसका निर्यात आरंभ कर दिया। 1800 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को 4000 पेटी, जिसमें प्रत्येक पेटी का वजन 133 पाउंड था, निर्यात करने लगी, जो 1839 ईस्वी में बढ़कर 30,000 पेटी हो गया। चीनी सत्ता द्वारा अफीम के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर अंग्रेजों का दुस्साहस देखे कि उन्होंने चीन पर युद्ध थोप दिया, जिसे प्रथम अफीम युद्ध कहते हैं, जो 1839 से 42 के मध्य चला और जिसका अंत 1842 की नानकिंग की संधि के साथ हुआ। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों के लिए 5 बंदरगाह खोल दिए। हांगकांग अंग्रेजों को स्थायी रूप से प्राप्त हो गया तथा चीन ने क्षतिपूर्ति देना स्वीकार कर लिया। इंग्लैंड के देखा देखी अन्य शक्तियों ने भी चीन से अपने लिए लाभदायक संधियां की। 1856 से 58 के दूसरे अफीम युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस ने संयुक्त रूप से चीन को पराजित किया। टेंटसीन की संधि ने दूसरे अफीम युद्ध को समाप्त किया, परंतु चीन के द्वार महाशक्तियों के स्वार्थ के लिए अब पूरी तरह खुल गए। चीन में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी आदि अनेक विशेषाधिकार, क्षेत्रातीत अधिकार प्राप्त कर चुके थे। इनमें से कुछ ने भविष्य में चीन के कुछ प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। सोलह सौ 44 ईस्वी में स्थापित मानचू राजवंश इस समय चीन में शासन कर रहा था। 19वीं और 20वीं सदियों में
चीन में मंचू का क्वांग हसू सम्राट था, परंतु इस सम्राट को बंदी बना लिया और राजमाता त्सू हसी के हाथ में सारे शासन सूत्र थे। इन दोनों की 1908 में मृत्यु हो गई तो 2.5 वर्ष के पुई चुन को राजगद्दी पर हुसुआन तुंग के नाम से बैठाया गया। उसका संरक्षक एक अनुदारवादी व्यक्ति था। इन स्थितियों में एक बात स्पष्ट है कि मानसू राजवंश को राजनीतिक रंगमंच से विदा होना था। इसी दौरान चीन में 2 प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही थी। वो प्रक्रियाएं थी निद्रा और जागरण की प्रक्रिया। ज्यों ज्यों विदेशी शक्तियां चीन को हड़पने की नीति की ओर अग्रसर हुई, चीन में एक प्रतिकारात्मक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ताइपिंग विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह, ये राष्ट्रीय भावनाओं का सशक्त प्रकटीकरण था। जब राजनीतिक चेतना का विकास होता है तो बात बहुत आगे तक जाती है। विदेशी शक्तियों का विरोध करते करते देश की व्यवस्थाएं भी ध्यान आकृष्ट करती है और उनके दोष मानस को उद्वेलित कर सत्ता के विरुद्ध विद्रोह को जन्म देते हैं। ताइपिंग विद्रोह विदेशियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, तो भी इससे वे बहुत घबराए और उनकी मदद से ही इसे दबाया गया, अर्थात विदेशियों की मदद से। बॉक्सर विद्रोह शुद्ध रूप से विदेशियों के विरुद्ध था, जिसमें अप्रत्यक्षतः मंचू शासन की भी प्रेरणा थी। इसके अतिरिक्त चीन में सैकड़ों कृषक विद्रोह हुए। 1895 में कैंटन में स्वयं सन यात सेन ने एक असफल राजनीतिक विद्रोह का नेतृत्व किया। 1898, 1905, 1908 ईस्वी में सरकार की ओर से किंचित संवैधानिक सुधारों की दिशा में कुछ कदम उठाए गए, परंतु चीन का 1910 से 1949 ईस्वी का कालक्रम उथल पुथल से युक्त है। ऐसे में कोई स्थापित खूंटा उखड़े बिना रह जाए यह मुश्किल था। इसी क्रम में 1911 ईस्वी की क्रांति ने 1912 ईस्वी में मंचू राजवंश को चीनी राजगद्दी से शांति और सम्मान पूर्वक उतार दिया। अंतिम सम्राट हुसुआन तुंग को सम्राट की पदवी धारण करने की अनुमति तो दी गई और वह 1924 ईस्वी तक साम्राज्य के एक महल में ही निवास कर रहा था। 1932 ईस्वी में इसी दिन अंतिम सम्राट को जापानियों ने मंचूरिया के अपने कठपुतली राज्य मंचकू का प्रमुख कार्यकारी बनाया। 1934 ईस्वी में उसने कांग तेह के नाम के साथ इसके सम्राट की उपाधि धारण की। मंचू राजवंश की चीन से सत्ता की समाप्ति 1911 की चीनी क्रांति के साथ संपन्न हुई थी। इस अवसर पर राष्ट्रीयता, गणतंत्र, विदेश विरोध और आधुनिकता के दृष्टिकोण बहुत जिम्मेवार थे। अब क्रांति की चर्चा से पूर्व हम ताइपिंग और बॉक्सर विद्रोह का संक्षिप्त विवरण देना पसंद करेंगे। तो छात्रों, आज का मेरा ये पहला व्याख्यान था 1911 की चीनी क्रांति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पश्चिमी शक्तियाँ ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ गई थी और चीन जो है वो निरंकुश शासकों के अधीन था और उसमें कोई आधुनिकीकरण या सुधार नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में यूरोपीय शक्तियां जब चीन पर हावी हो गई तो चीनी प्रजा ने विद्रोह कर दिया, जो 1911 की क्रांति के रूप में सामने आया। यह तो मैंने संक्षेप में 1911 की क्रांति की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करी। तो ये मेरा आज का प्रथम व्याख्यान हो गया।